नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे मुलाकात कर रहे हैं और मेरी इच्छा कई बार रहती भी है कि इस तरह से भी एक मुलाकात हो जाना चाहिए। कुछ खास विषयों को वीडियो क्लासेस में ना कवर करके इस तरह से कवर किया जा सकता है। और जब तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन नहीं भी है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से पढ़ें। और ये लॉकडाउन के दौरान ही मैंने समझा कि जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा, आप क्लास में आओगे भी तो भी इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं आपको, मुझे जो लगता है इम्पॉर्टेंट, वो देंगे। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है उस पर हम हमेशा बात करते हैं। और आपका जो पेपर नंबर 1 है मेंस का, सिविल सर्विसेज का, और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी जो टॉपिक है, उस टॉपिक के तहत हम आपसे आज मुलाकात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और पहले भी इस पर हमने कई बार चर्चा की है। और अभी हाल ही में भी परसों शिवानी आई थी तो बोल रही थी कि इस बीच में हमने एक उपन्यास कुछ पढ़े, कुछ बुक्स पढ़ी। तो औरत के हक़ में जो तस्लीमा नसरीन का लिखा हुआ है, वो बता रही थी कि जब हम उसको पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक एक लाइन आप ही की है जो आप क्लास में बोलते हो। तो मैंने बताया कि मैंने औरत के हक़ में कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक प्रगतिशील विचारधारा होती है और उस प्रगतिशील विचारधारा में वो प्रगतिशील लोग ऐसे लोगों के चीज़ों पर, समस्याओं पर विचार करते हैं जिनमें सुधार होने की आवश्यकता है। जैसे पुराने काल में जाएं तो सती प्रथा को, जैसा मैंने पहले भी बार बार बताया कि इंस्टीट्यूशनलाइज करके, संस्थागत रूप दे करके एक मर्डर किया जाता था सबके द्वारा मिल करके। और जो सती होती थी औरत, उसको बड़ी महानता का दर्जा दिया जाता था, और जो ऐसा नहीं करती थी उसको बुरा भला लांछन लगाए जाते थे और बहुत सारी बातें होती थी उस समय। और सारे लोग संगठित थे और ऐसा करते थे मिल करके। लेकिन फिर एक मसीहा आया, ऐसे ही लोग मसीहा होते हैं, राजा राम मोहन राय, और उन्होंने इस सती प्रथा को बंद करवाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। फिर मैं बहुत दिनों से कहता रहता था कि भाई लड़कों की आयु जो है वो 21 साल है शादी की, लेकिन लड़कियों की तो जो उम्र है वो 18 ही साल है। तो ये तो गलत बात है, अगर उम्र ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब इसके पीछे भी एक दकियानूसी रवैया था कि पहले जो है लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दिया करते थे। तो अब जब अंग्रेज़ लोग आए तो बहुत सारी चीज़ें बदली। देखो, अंग्रेज़ों ने हमको, या यूरोपियंस जिसको हम लोग कहते हैं ना, वेस्ट सिविलाइजेशन, हम लोग कई बार कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमको आज जिस आधुनिक युग की हम लोग बात करते हैं, आधुनिक युग उन्हीं ने दिया है, क्योंकि नई विचारधाराएं आई, जैसे उदारवाद, ठीक है ना, समाजवाद, ठीक है, पूंजीवाद, फिर इसके बाद लोकतंत्र, इस तरीके के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या जो नई विचारधाराएं या नई संस्थाएं हमको जो प्राप्त हुई वो यूरोप से हमको प्राप्त हुई। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पर हमेशा से ऐसा ही था, वहाँ पर भी एक ऐसा युग था जहाँ पर स्त्रियों के साथ भेदभाव होता था, और ये बड़े लंबे समय तक चलता रहा। हमको देखने में ऐसा लगता है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप जॉन पॉल सार्त्र का नाम सुनोगे तो उन्हीं के साथ सिमोन दे beauvoir का नाम भी जुड़ा हुआ है, बुआ भी बोलते हैं उसको, फ्रेंच नेम है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, द सेकंड सेक्स, हिंदी में उसको जो रूपांतरण है वो आता है स्त्री उपेक्षिता। ये हिंदी टाइटल में आपको मिल जाएगी, और इसका जो अनुवाद है वो राजेंद्र यादव जी ने प्रभा खेतान को पढ़ने के लिए दी थी। प्रभा खेतान भी एक बहुत बड़ी साहित्यकार थी, और प्रभा खेतान ने फिर इसका ट्रांसलेशन जो है वो किया था, द सेकंड सेक्स का। तो ये ट्रांसलेशन आपको मिल सकता है, और मेरे ख्याल से ये वो क्रांतिकारी पुस्तक है जिसने स्त्री की स्थिति में वास्तव में बदलाव करने शुरू किए।
और पूरी दुनिया में एक स्त्री आंदोलन, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्री आंदोलन, स्त्री आंदोलन, ये जो है चलना शुरू हुआ। और फिर यहाँ से जो है लैंगिक समानता और जो अधिकार हैं, इन दोनों की बातें उठना शुरू हुई स्त्रियों के लिए। फिर धीरे धीरे अधिकार मिलने शुरू हुए। आज के युग में देखोगे तो स्त्री विमर्श आपको मिलेगा हिंदी में पढ़ने के लिए, ठीक है। आप पढ़ सकते हो स्त्री विमर्श में, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी स्त्रियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यदि इमोशनल आपको पढ़ना है तो इमोशनल पढ़ने के लिए आपके पास आपको आजकल शिवानी पढ़ रही है, क्या अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम को आप पढ़ सकते हो। बहुत पुरानी राइटर हैं, बट स्त्री के हृदय की जो वेदनाएं होती हैं, जो समाज में उसको झेलनी पड़ती हैं, उसका बहुत अच्छा चित्रण उन्होंने किया है। आप और क्रांतिकारी महिलाओं में पढ़ना चाहोगे तो आप तस्लीमा नसरीन को पढ़ सकते हो, तो उन्होंने इन मुद्दों को उठाए हैं। प्रश्न देखिए बहुत एग्रेसिव और उस तरीके के ही पूछे जाते हैं और उस पर आपकी राय भी मांगी जाती है, और यही सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है उसकी खूबसूरती है। तो द हिंदू का ये लेख जो है ये मेरे सामने है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा और भी ज़्यादा क्रांतिकारी है, और वो है मैरिटल रेप, यानी वैवाहिक बलात्कार। ये द हिंदू का आर्टिकल है छपा हुआ, उसी को मैं आपको समझाऊंगा, उसी के संदर्भ से सारी बातचीत करूंगा, और इसके साथ साथ मैं अपनी बहुत सारी बातें भी करूंगा जिस तरीके की हम सोसाइटी में रहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो अब एक सबसे बड़ा विरोधाभास जो पहली बार सुन रहे हैं बच्चे, उनको लगेगा अगर मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार क्या चीज़ होती है। वैवाहिक बलात्कार, देखिए आज का जो युग है उसमें हर एक जो इंडिविजुअल है, मतलब हर एक जो व्यक्ति है, उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक जीवन है, और उस जीवन में उसकी इच्छा के बिना कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? वो चाहे फिर उसका पति क्यों ना हो। ये बात अलग है कि ऐसी स्थिति में आने पर जब विवाह होता है तो ठीक है, पति को एक ऑटोमेटिक सी एक वो मिल जाती है स्वीकृति कि वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक रूप से कुछ भी कर सकता है। और विवाह दरअसल एक ऐसी संस्था है जो दो कारणों से बनाई गई थी कि यौन सुख जो है वो दोनों लोग एक दूसरे को देंगे, पति और पत्नी, और दूसरा संतान उत्पत्ति होगी। इसको एक सामाजिक और आत्म एक दूसरे की स्वीकृति से इसको माना जाता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में ये प्रचलन है। जब से विवाह इजाद हुआ तो इन्हीं आधारों पर हुआ था, और उसके बाद लेकिन देखिए धीरे धीरे इसमें एक अगलीनेस आना शुरू हुई, क्योंकि जैसे जैसे समाज में पुरुष प्रधानता बढ़ती चली गई, स्त्री पराधीन होती चली गई, और ये पराधीनता का जो चक्र था वो कई रूपों में चलता गया, और उसी चीज़ों को लेकर के सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। तो पिंक फिल्म आई थी एक, आपको याद होगा, मैंने पेन भी पिंक ही ले रखा है। तो पिंक में आपने देखा होगा कि भाई नो का मतलब नो होता है, इसका कोई और मतलब आप नहीं निकालेंगे। जैसे आपने पुराने गाने वाने सुने होंगे तो उसमें लिखा होगा कि दिल में हाँ हाँ है, मुंह पे नाना है। ऐसे बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे, दिल में हाँ हाँ है, मुंह पे नाना है। तो इट डज़ नॉट मीन दिल में हाँ हाँ है, ये सब बातें ख़त्म हो गई। अब नो का मतलब नो होता है, नो मीन्स नो। और वो कोई भी स्त्री हो, अगर उसको लगता है कि नहीं, तो फिर पुरुष को उसकी इस ना का सम्मान, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पेक्ट, करना चाहिए। वो चाहे फिर उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी स्त्री है, और दोनों का जो संबंध है वो समानता के। तो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं ना, जो लिखा हुआ है उससे बहुत कुछ ज़्यादा मैं बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोनों का जो संबंध है वो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, ठीक है। कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर स्वेच्छा है, दोनों की आत्म सहमति है तो ठीक है, लेकिन यदि ना है तो फिर ना है। तो टॉपिक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई मैरिटल रेप मस्ट बी अ क्राइम, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ूंगा तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। वाई मैरिटल रेप मस्ट बी अ क्राइम, क्यों वैवाहिक बलात्कार एक अपराध होना चाहिए, ठीक है। तो अजीब लगेगा कि भाई पति तो होता ही इसलिए है कि स्त्री के साथ ये सब करे, उससे संतान उत्पत्ति भी होती है, बहुत सारी बातें। लेकिन अब आप जिस ज़माने में
विचारों को जी रहे हो वो बहुत पुराने विचार हैं भाई। नई दुनिया आ रही है आपके सामने और आने वाले 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी आपके देखते ही देखते, और आप देखते रह जाओगे या उसी का एक अंग बन जाओगे अगर होगे। तो मैंने ये भी कहा था, देखिए हमेशा कहता हूँ जो भी बच्चे मुझसे बात करते हैं पर्सनली, कि यदि आप एजुकेशन ले रहे हो और एजुकेशन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करती, उसमें रूपांतरण नहीं करती, आपकी सोच नहीं बदलती, आपकी समझ नहीं बदलती, आप जैसे के तैसे ही रहते हो, उसी दकियानूस उसी रूढ़िवादिता का को आप भी फॉलो करते जाते हो और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बेवकूफ़ी चलती रहती है, तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है नहीं। बात आप समझ रहे हो ना मेरी? तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पढ़ने का और ना पढ़ने का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक BA MA करे हुए लड़की भी उसी तरीके की होती है और एक अनपढ़ लड़की भी उसी तरीके की होती है। एक BA MA करा हुआ आदमी भी उसी मानसिकता का, क्योंकि मेंटल बैकग्राउंड जो है वो एक जैसे हैं आपके पढ़ने से आपके उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, केवल आपको डिग्री और मार्क्स मिले हैं। खैर ये विषय चर्चा का ही है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। इट कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस, आपके मेंस में आ सकता है और इंटरव्यू में आ सकता है और ये एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों तरह से पूछा जा सकता है आपसे। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ आपको कि सरकार भी दरअसल विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बराबर कदम उठा ही रही है। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि विवाह की उम्र अब 21 साल कर दी जाएगी आने वाले समय में, तो ये एक अच्छा कदम है स्त्रियों के लिए। हालांकि देर से उठाया गया लेकिन अच्छा कदम है भाई, जब उठ गया जब जाग गए तभी सवेरा है। तो शुरू करते हैं लेख को इसी के साथ में। मैं आपके सामने ही रहूँगा पूरे लेख में, गायब नहीं होऊंगा। द क्वेश्चन वेदर मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस has once again arisen after Union Minister for Women and Child Development Menaka Gandhi repeated the government stand in a written reply in Parliament। सुनिए ध्यान से बात। हिंदी काम की थोड़ी सी मैंने लिख दी है ट्रांसलेट करके, ज़्यादा नहीं करी है हिंदी, फिर तो आप लेख पढ़ ही नहीं पाते। द क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है, हिंदी सुनते जाइए आप, नोट करते जाइए। द प्रश्न जो है कि मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार जो है, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस, अपराध के रूप में लिया जाना चाहिए या नहीं, अपराध के रूप में लिया जाना चाहिए कि नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में लिया जाना चाहिए कि नहीं। वंस अगेन अरिजन, ये एक बार फिर से मुद्दा खड़ा हो गया। कब? जब यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्त्री ये जो अब आपका वो है मंत्रालय है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी मंत्री मेनका गांधी ने गवर्नमेंट के साथ इन रिप्लाई पार्लियामेंट में, संसद में ये खड़े होकर के कहा क्या? देखिए भाई, नेताओं की सोच भी कैसी होती है, आप समझिए एक एक बात को और फिर आप अपना जजमेंट भी रखिएगा अपने पास। शी सेड द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप एज अंडरस्टूड इंटरनेशनली। देखिए अब इंटरनेशनली मैरिटल रेप को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप जैसी जो कंट्री हैं, वहाँ मैरिटल रेप को समझा जाता है, वहाँ पर इन सब बातों को कहा जाता है और उसका मुद्दा जो है काफ़ी हद तक पॉपुलर है वहाँ पर, ठीक है ना। मतलब जैसे नो का मतलब नो होता है, ये सारी चीज़ें आज जो बन रही हैं यहाँ पर, वहाँ बहुत पहले से हैं ये सारे अधिकार वगैरह। तो कहते हैं कैन नॉट बी सूटेबली अप्लाइड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वो कहती हैं, देखिए अब दकियानूसी देखिए, वो कहती हैं कि भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट माने भारतीय संदर्भ में, इसको पूरी तरह से सूटेबली अप्लाई नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। सुनते जाओ, हिंदी बोल रहा हूँ मैं। ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स, कई कारणों से, वेरियस फैक्टर्स माने कई कारणों से। अब वो कई कारण क्या हैं? अब देखो एक प्रश्न यहाँ से बना दे 150 शब्दों में कि भाई क्या अवरोध हैं, लिख लीजिए। वो क्या कारण हैं जिनके कारण आज भी वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध का दर्जा नहीं दिया जा सका है, या उसके समक्ष क्या बाधाएं हैं। हाँ, ये ज़्यादा सही शब्द है कि उसके समक्ष क्या बाधाएं हैं। तो वो मैंने सब देखिए हिंदी में भी लिखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो भाई क्या बाधाएं हो सकती हैं? देखिए वो कहते हैं यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो कम है, लोगों का जो एजुकेशन लेवल है वो कम है। इलिटरेसी है, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। पॉवर्टी है, गरीबी है, और
मारियड सोशल कस्टम्स, यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, ठीक है। वैल्यूज़ यानी कि मूल्य हैं, ठीक है। अब मूल्यों का भी क्या है, देखिए मूल्यों का भी जो इज्जत है वो तब बनती है किसी मूल्य की जब उससे किसी का शोषण ना होता हो। मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा, कहीं एथिक्स के पेपर में आ जाए मूल्य की बात तो हम कुछ मूल्यों का निर्धारण करते हैं। अब सारे मूल्य केवल स्त्री के लिए ही बने हों, पुरुष के लिए कोई मूल्य ना बना हो, और सारा पलड़ा जो है एक तरफ झुका हुआ हो मूल्यों का, तो ऐसे मूल्य जो है खोखले होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये बात जो कही है भाई, उन्होंने अपनी बात जो कही है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर द हिंदू ने अपने तरह से डिस्कस किया है। बहुत अच्छा अखबार है जो बहुत क्रिटिकली एनालाइज करता है चीज़ों को। इसके बाद बोलते हैं रिलीजियस बिलीफ्स, ये जो हमारे यहाँ जो धार्मिक जो विश्वास हैं, एंड द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, और वो कहते हैं हमारे समाज का जो माइंडसेट है, माइंडसेट मतलब मानसिकता जो है हमारे समाज की, टू ट्रीट द मैरिज एज अ सैक्रामेंट, कि जो विवाह को एक संस्कार मानते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ विवाह क्या है, एक संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है मनन। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों के लिए माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसे पूर्ण करना होता है, ठीक है ना। अभी जैसे 3 तलाक का मामला आपके सामने आया था, उस पर भी कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था। तो इस तरीके के बहुत सारे जजमेंट इस समय स्त्रियों के पक्ष में गए। हालांकि स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो उसका विरोध कर रही थी, तलाक और इन सब चीज़ों का, वो भी खड़ी हो गई थी। ऐसा भी एक ग्रुप था मुसलमान औरतों में जो इसका विरोध कर रहे थे। एनीवे, कोई भी चीज़ ऐसा जो तार्किक रूप से किसी के शोषण को साबित करती है, उसको किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से दर्जा दिया नहीं जाना चाहिए। या कोई काम किसी से बेमन से अगर कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, तो इट मीन्स दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, नथिंग एल्स। तो आगे देखिए, मैंने हिंदी में लिख दिया, यू कैन रीड इट डाउन, देख लीजिए। मैं लिखा हुआ है, आपके लिए जगह छोड़ दिया, आप पॉज करके देख लेना, वही सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अब देखेंगे मज़ेदार बात। अब हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, मैं समझा रहा हूँ। दिस कंट्रोवर्शियल फॉर्मुलेशन, ये जो कंट्रोवर्शियल का मतलब जिस पर विवाद उत्पन्न हो जाए, विवादास्पद जो ये स्टेटमेंट है, इनका ये स्टेटमेंट हिंदू के हिसाब से विवादास्पद है। मस्ट बी अ फैमिलियर टू दोज कॉलिंग फॉर मैरिटल रेप टू बी क्रिमिनलाइज। अब ये दो लोगों के बीच के लिए ये विवाद की जड़ बनता है। एक वो जो कॉलिंग फॉर मैरिटल रेप टू बी क्रिमिनलाइज, जो ये कहते हैं कि इसको अपराध घोषित करना चाहिए वो, और टू दो एंड दोज, और वो अपोजिंग माने जो विरोध कर रहे हैं, इट ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड ruin द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए, सबसे तगड़ा जो तर्क जो है कि मैरिटल रेप को अपराध क्यों नहीं माना जाना चाहिए, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, मैंने डिस्ट्रॉय कर ही दिया लाइन को। तो वो ये बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर जो सारी परिवार की जो विवाह की जो संस्था है वही समाप्त हो जाएगी। वो इसको इस तरह से अपोज करते हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा सुनने में। तार्किक, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा पढ़ने में, और ऐसी चर्चाओं में आप ज़रूर भाग लिया करिए जहाँ तर्क परक कोई बात हो रही हो। देखिए, दो बातें होंगी, एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, आप भी उलझ गए होंगे कि भाई निष्कर्ष हम क्या निकालें। बात तो सही है, लेकिन अभी निष्कर्ष आएगा आपके सामने। मैं भी अपनी बात रखूँगा अपनी तरह से जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। The argument that there is too little education and too many customs and beliefs in Indian society is often held up to stall legal reforms. Very good. बहुत अच्छा पहला तर्क जो मारा है, ये बहुत अच्छा तर्क है। देखिए, the argument that there is too little education, कि भाई शिक्षा की कमी है, too many customs and beliefs, बहुत सारे रिलीजियस रिवाज, रीति और विश्वास हैं किसमें, इंडियन सोसाइटी में। ये अक्सर हमेशा क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि रोक लगाते हैं लीगल रिफॉर्म्स पर, जो संवैधानिक या वैधानिक जो सुधार होने चाहिए उस पर ये हमेशा दिक्कत पैदा करते हैं। और ये सती प्रथा के टाइम से हो रहा है। सती प्रथा में के समय भी यही दिक्कतें थी। उसके बाद जब मैरिज की एज को बढ़ाने की बात करके वो 14 साल वाला शारदा एक्ट वगैरह आया केशव चंद्र सेन के टाइम में,
तब भी यही समस्याएं थी और वो समस्या आज़ादी के बाद भी चलती रही। बड़ी मुश्किल से फिर वो 16 तक हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से डर डर के उसको 18 किया गया। मतलब अब कई बार क्या होता है, हम लोग नेताओं को दोष देते हैं। अब नेता बेचारे क्या करें, जनता विरोध करने लगती है, जनता बिल्कुल नहीं चाहती। अब ना तो आपके बीच में से कोई निकल के आता, ना विरोध करता, इक्का दुक्का कोई विरोध करने वाला होता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और फॉरएवर वही होता है कि जो घटियापन चल रहा होता है समाज में उसमें कभी कोई सुधार होता नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा तर्क है कि भाई लीगल रिफॉर्म्स जो होने चाहिए वो हो ही नहीं पाएंगे इस आधार पर। तो अब देखिए ना भाई, अगर रिवाजों की बात की जाए तो सती प्रथा भी एक रिवाज था किसी ज़माने में, ये भी एक विश्वास था। और ऐसे तमाम बेवकूफ़ी के विश्वास थे जिसमें बलियां दे दी जाती थी लोगों की और कहते थे कि भाई स्वर्ग जाएगा आदमी इसलिए इसकी बलि दे दो, तो आज वो बलि भी दी जानी चाहिए। तो आप इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं अच्छे और सबकी जो डिबेट्स आती हैं उसको आप सुना करिए, आपका बुद्धि बढ़ेगी भाई। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब तो समझते हैं ना, और प्रिंसिपल का मतलब यहाँ मुख्य। तो पहला जो ऑब्जेक्शन है यहाँ पर, टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेप विद इन सबसिस्टिंग मैरिज इज रूटेड इन वेस्टर्न ट्रेडिशन टू। कहते हैं अब वेस्टर्न अगर उसकी बात की जाए तो ये वेस्टर्न में भी, वेस्ट में भी था ये, ऐसा नहीं था कि वेस्ट में नहीं था, वेस्ट में भी था ये कि क्रिमिनलाइजिंग को रोकने के लिए वो भी ऑब्जेक्ट करते थे। ऑब्जेक्ट का मतलब वो भी इसका विरोध करते थे। मुख्य ऑब्जेक्शन वेस्ट में भी था। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि वेस्ट में, मैंने पहले ही बता दिया था कि सब लोग अच्छे थे। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, आपने जीन्स के बारे में चर्चा तो सुनी ही होगी। फ्रांस में भी जीन्स लड़कियों के लिए बैन हुई थी एक दौर में। आप उठा करके विकीपीडिया करेंगे तो आपको पता लगेगा, मिल जाएगा। जीन्स वॉज बैंड फॉर विमेन इन फ्रांस, जहाँ पर फ्रांस पेरिस है और जो फैशन की सिटी है, आप देखिएगा विकीपीडिया करके। तो फ्रांस जैसे देशों की भी ऐसी कंडीशन रही है यूरोप में। और पोस्ट कॉलोनियल टाइम तक और 50s के दौर तक तो सब जगह बहुत सी चीज़ें जो है वैसी थी, फिर धीरे धीरे सुधरी, ऐसा नहीं है। तो वेस्ट में भी ये चीज़ जो थी इसका विरोध होता है कि भाई ये क्रिमिनलाइज करना रेप को हुआ। इट ऑरिजिनेट्स इन कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ मैरिज एज, ऑरिजिनेट का मतलब होता है ये इसको मानता है कि कॉमन लॉ फॉर प्रिंसिपल, एक कॉमन लॉ फॉर प्रिंसिपल फॉर मैरिज एज क्या मानता है, सॉरी, कवर्चर द आइडिया दैट वुमन इज ऑलवेज अंडर द हस्बैंड प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी। अब ये इस बात पर टिका हुआ है, अंग्रेज़ों के दौर में भी, या अंग्रेज़ों की बात नहीं, यूरोपियंस या वेस्ट के दौर में भी इस बात पर टिका हुआ है कि जो औरत है इज़ ऑलवेज अंडर द हस्बैंड्स प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी। ये आज औरतें भी मानती हैं। कोई भी औरत है, बातें दुनिया भर की हैं कि हम हवाई जहाज चला सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ठिकाना, ये सब आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब सिमोन द बोवार ने ही लिखा है कि जब तक एक आम औरत की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक कोई विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। ऐसे इक्का दुक्का उदाहरण किरण बेदी जैसे, या क्या नाम से कोई और कल्पना चावला जैसे, ऐसे तो रज़िया सुल्तान जैसे, ऐसे उदाहरण तो हमेशा, क्लियोपैट्रा जैसे लोग रहे हैं पूरी दुनिया में, इक्का दुक्का हमेशा रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी, औरत अगर नहीं की ज़िंदगी नहीं सुधरती है और वो अपने जीवन में एडजस्ट करती है हर जगह पर, तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता, कुंठाग्रस्त जीवन जीती है, तो अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाती है अपनी लाइफ में, तो बेकार ही रहता है सारा कुछ। तो यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि हस्बैंड्स प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी, तो मतलब उसी के अधिकार में रहती है। अथॉरिटी मतलब पुरुष का अधिकार है उसके ऊपर हर तरह से, और उसी का प्रोटेक्शन पाती है, और प्रोटेक्शन के चक्कर में ही औरतों की शादी भी की जाती है। पिछले हमने लेख में पढ़ा भी था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। इन इंग्लैंड, मैथ्यू हिल्स 1936 डिक्टम दैट अ मैन कैन नेवर बी गिल्टी ऑफ रेपिंग हिज लॉफुल वाइफ। इंग्लैंड की कथा सुन लीजिए, 1736 की कथा है। मैथ्यू हिल्स कहते हैं दैट मैन कैन नेवर बी गिल्टी ऑफ रेपिंग हिज लॉफुल वाइफ। कानूनन रूप से जो उसकी वाइफ है उसको रेप करना कभी गिल्टी यानी कि अपराध नहीं हो सकता किसी पुरुष के लिए, ऐसा 1736 में मैथ्यू हिल्स ने लिखा था। फॉर बाय देयर म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए,
जब विवाह होता है तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है, अब इस पर मैं चर्चा करता हूँ आपसे। जब विवाह होता है तो ये स्वतः ही मान लिया जाता है, कंसेंट यानी कि स्वीकृति। ध्यान से सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट पेपर का मतलब आप क्या होता है, दोनों के बीच बंध होता है, बंध पत्र जो होता है। तो यहाँ इंडिया में बंध पत्र नहीं होता, लेकिन जो ये कस्में वस्में खिलाई जाती हैं, 7 फेरे जो लगवाए जाते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ, ठीक है ना। कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, पहला फेरा ये कहता है, दूसरा फेरा वो कहता है। इसी तरह से मुसलमानों में तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और ईसाइयों में भी इसी तरीके से सब होता है, मतलब वो है घुमा फिरा करके वही रूप। तो कहता है कि ये कंसेंट, अब कंसेंट देखिए कैसे बनती है। कंसेंट क्या सोसाइटी बनाती है, कंसेंट ज़रूरी नहीं है कि स्त्री की बने। अब जैसे मान लो मुसलमानों का उदाहरण ले लेते हैं, भाई उसमें स्त्री को ऊपर से कह रखा है कि अगर उसको कबूल है नहीं है तो वो मना कर सकती है। तो ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि भाई वो मना करना चाहती है, लेकिन मना करने का मौका नहीं होता। जो उसके परिवार के लोग होते हैं वो उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाए हुए होते हैं कि उसको कबूल है कहना होता है। मेन कंसेंट यहाँ से शुरू होती है। तो ये कंसेंट हाफ हार्टेड या विदाउट हार्ट कंसेंट होता है, जो सिर्फ दबाव बस बनाया जाता है। और मैक्सिमम औरतों के साथ में, लड़कियों के साथ में यही होता है इंडिया के अंदर। और भी ऐसी जो इतनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्वेच्छा से आपको वर चुनने का वो नहीं है। और अगर आप अपनी संस्कृति पर इतना गर्व करते हो तो कम से कम रामायण देखी थी तो आपको याद होगा कि कम से कम सीता के पास इतने चयन तो थे कि राजाओं की एक लिस्ट पूरी थी, उसके सामने स्वयंवर होता था। तो स्वयंवर का मतलब ये था कि कम से कम 150 लोग खड़े कर दिए जाते थे, अच्छे लोग, उनमें से तो कम से कम एक चुनाव किया जा सकता था। लेकिन आप देखिए ये चुनाव समाप्त तो होता गया। रामायण को तो आप आधार मानते ना, रामायण में चुनाव का आधार है। स्वयंवर में लोग आते थे, राजा कई जगह पर था, अपने योग्यता का प्रदर्शन करते थे, शर्तें रखी जाती थी और उसके बाद ये सब चीज़ें होती। लेकिन वो धीरे धीरे ये जो कंसेंट थी वो माँ बाप की कंसेंट बन गई और लोगों की कंसेंट बन गई, और धीरे धीरे जो लड़की थी उसका अपना कोई मतलब रह नहीं गया। तो पढ़ने लिखने का भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में रह नहीं जाता लड़कियों का, ठीक है। डॉरी सिस्टम है, नियम तो बने ही हैं, लेकिन डॉरी तो ली दी जाती है बड़े आराम से, और उसमें लोग खुश होते हैं ले करके भी और दे करके भी। तो जो 2-4 बेवकूफ़ हम लोगों जैसे होते भी हैं तो वो फिर इसमें कुंठाग्रस्ती होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ हैथ गिवन हर सेल्फ अप। तो देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट ये मानता है, सुनते जाइए ध्यान से। द वाइफ हैथ, हैथ का मतलब होता है हैज़, पुराना है ना, 1700 में लिखा हुआ है। हैथ मतलब हैज़ गिवन हर सेल्फ अप इन दिस काइंड अनटू हर हस्बैंड। तो इस तरह से क्या है कि औरत ने, स्त्री ने अपने हस्बैंड को पूरी तरह से अपने आप को सौंप दिया है। जैसे गुलाम सौंप देता था ना अपने आप को पहले अपने मालिक को, तो इस तरह से सौंप दिया है। अब लेकिन क्या कहते हैं साथ में, इस स्टेटमेंट खत्म होता है, हैज़ बीन अबंडन्ड इन प्रोग्रेसिव ज्यूरिसडिक्शंस। यानी आज के जो न्यायालय हैं, जो आज की जो प्रोग्रेसिव न्याय व्यवस्था है, प्रगतिशील जो न्याय व्यवस्था है, उसमें अब इसको मान्य नहीं किया जाता। अबंडन माने इसको हटा दिया गया, छोड़ दिया गया, ऐसी बातों पर अब विश्वास नहीं किया जाता जो पहले कही गई। अब कहाँ से शुरुआत होती है सुनिए, जस्टिस JS वर्मा कमेटी, ठीक है। जस्टिस, ये कमिटी से तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी which recommended sweeping changes in the law relating to offense against women called the marital rape। उन्होंने ये अनुशंसा की थी कि मैरिटल रेप यानी वैवाहिक जो बलात्कार है उसको एक ऑफेंस यानी कि अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब आज के लॉज क्या क्या हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप कहोगे तो और चर्चा करूंगा मैं बाद में, अगले, अभी इसमें इतना ही कर रहा हूं जितना है अभी तो है काफ़ी। द प्रेजेंट इंडियन लॉ एग्जेम्प्ट्स नॉन कंसेंजुअल सेक्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ नॉट बीइंग लेस देन 15 years ऑफ एज फ्रॉम बीइंग चार्ज विद रेप। तो आज का जो लॉ है वो क्या कहता है सुनिए, कि अगर कोई लड़की 15 साल से कम की नहीं है, ठीक है, अगर कोई लड़की 15 साल से कम की नहीं है, मतलब वो 15 साल की है या उससे ऊपर की है, तो नॉन कॉन्सेंशुअल मतलब आत्म दोनों की सहमति नहीं भी है, और फिर भी पति यदि यानी हस्बैंड जो है वाइफ के साथ सेक्स करता है तो उसको उस पर रेप का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। यानी 15 साल। देखिए अब एक तरफ तो हमने विवाह की आयु को क्या कर रखा है, 18 साल। देखिए हमारे आज भी नियम कितने पुराने चले आ रहे हैं, आपको पता नहीं है। और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो ना, देखो आप
एक तरफ हमारे यहाँ विवाह की आयु 18 साल है, दूसरी तरफ नियम ये भी चल रहा है कि 15 साल की अगर आपकी बीवी है, 15 या उससे अधिक साल की बीवी है और उसकी बिना इजाज़त के भी यदि हस्बैंड उसके साथ सेक्स करता है, कुछ भी करता है, तो इन दैट केस ही विल नॉट चार्ज फॉर द रेप। ठीक है, तो देखिए ये अपने आप में कितना विरोधाभासी नियम है कि एक तरफ शादी की उम्र ही 18 कर रखी है, वहाँ पत्नी को 15 साल में बता भी रखा है और 15 साल की लड़की के साथ में अगर आप ऐसा करते हो, उसके साथ संसर्ग करते हो, तो ऐसी स्थिति में वो रेप के अंडर नहीं में आएगा। देखिए मज़े की बात देखते हो। अब देखिए तरफ दूसरा नियम क्या कहता है, हाउएवर बाय अनदर प्रोविजन इट मेक्स रेप ऑफ अ वाइफ हु इज लिविंग सेपरेटली अ क्रिमिनल ऑफेंस। यदि एक पत्नी अपने पति से अलग रहती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीगल सेपरेशन। ठीक है, कोर्ट में जा कर के लीगल सेपरेशन पति पत्नी ले सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल रह नहीं पाते हैं और रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ वो होता है, इसलिए हमको तलाक ना दे करके लीगल सेपरेशन दे दिया जाए। ठीक है, तो इंडिया में पहले लीगल सेपरेशन ही मिलता है ज़्यादातर कि आप पहले लीगल सेपरेशन लीजिए, अलग रह करके दिखाइए 1-2 साल, जब हमको लगेगा कि आप एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तब फिर तलाक पर विचार किया जाएगा। तो लीगल सेपरेशन एक स्टेप होता है। समझाता जा रहा हूँ आपको कानून की भाषा में भी बहुत सारी बात। तो इन दैट केस क्या एक प्रोविज़न है कि अगर कोई वाइफ लीगल सेपरेशन में रह रही है, सेपरेटली रह रही है, और फिर पति एक दिन अचानक घर पर आ जाता है और बातचीत करने के साथ उसके साथ अगर शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेप। ठीक है, तब इसको रेप माना जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए ऊपर की बात, द एज लिमिट ऑफ 15 अबव विच मैरिटल रेप इज़ नॉट एन ऑफेंस इज इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक। अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि अब 15 साल की लड़की के साथ में ऐसा करने का मतलब देखते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। एज नॉर्मली सेक्स विद अ गर्ल अप टू द एज ऑफ 18 इज़ एन ऑफेंस, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो 18 साल की नहीं हुई है यदि उसके साथ कोई सेक्स करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 18 साल की लड़की, कम की लड़की के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, मंजूरी में भी नहीं करने की स्थिति है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर वो भी तैयार है तो भी आप ना करें, तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट। ठीक है, कंसेंट देख ली ना, कंसेंट माने स्वीकृति, ध्यान से समझते जाइएगा। बनने की IAS बनने की तैयारी कर रहे हो, इसी तरीके की चीज़ें आती हैं, वहाँ पर सामने मामले आते हैं, इसलिए इतना पूछा जाता है। द एग्जेम्पशन गिवन टू मैरिटल रेप एज जस्टिस वर्मा नोटेड स्टेम्स फॉर डूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग आउटडेटेड नोशन ऑफ मैरिज। तो ये जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन माने किसी को उससे अलग कर देना, 15 साल के साथ भी उसको हटा दिया गया, किसी चीज़ को अलग कर देते हैं, तो उसको एग्जेम्पशन बोलते हैं, गिवन टू मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को रेप की श्रेणी से बाहर रखना, एग्जेम्पशन माने बाहर रखना। एज जस्टिस वर्मा नोटेड, जस्टिस वर्मा ने जैसा कि कहा है, स्टेम्स फ्रॉम द लॉन्ग आउटडेटेड नोशन। नोशन का मतलब होता है आइडिया, विचार। देखिए अंग्रेजी अपने आप अच्छी हो जाएगी आपकी। आउटडेटेड मतलब ऑब्सोलीट, जो अब ज़रूरत ना हो ऐसे उसकी, तो उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर छुपी हुई हैं इस मैरिज की, विच रिगार्ड्स, जिसमें माना जाता है कि वाइफ्स एज नो मोर देन अ प्रॉपर्टी टू देयर हस्बैंड, जहाँ पत्नियों को अपनी पति की संपत्ति से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि पति का मतलब होता है हिंदी में स्वामी, और स्वामी का ही मतलब होता है भाई मालिक। ठीक है, तो ये एक सम्मानजनक शब्द के रूप में हुआ, जैसे अधिपति, ठीक है, किसी नगरपति, राष्ट्रपति। अब अगर औरत भी राष्ट्रपति बनती है तो उसको राष्ट्रपत्नी नहीं कहते हम लोग, आपने देखा होगा, राष्ट्रपत्नी नहीं कहते हैं, राष्ट्रपति ही उसको कहते हैं। पत्नी शब्द जो है असम्मानजनक है, पत्नी हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो गई, जैसे वो उस काल में, बुद्ध के काल में नगर वधुएं हुआ करती थी। तो आप शब्दों के मतलब समझिए कि किन अर्थों में कौन सी चीज़ ली गई, कैसे शब्दों के मतलब पड़े। तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं, मैरिटल रेप ऑट टू बी क्राइम एंड नॉट अ कंसेप्ट। तो स्ट्रिक्टली कहा गया है इसमें कि मैरिटल रेप जरूर रूप से जो है क्राइम होना चाहिए, सिर्फ एक अवधारणा बन करके नहीं रह जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। तो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स, बेशक, देयर विल बी ऑब्जेक्शंस, कुछ जो है ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ विरोध होंगे, सच एज परसीव थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द मैरिटल यूनियन।
तो देखिए इस इंग्लिश को समझिए। थ्रेट का मतलब होता है धमकी या डर या किसी प्रकार का खतरा। तो ये खतरा है किसके ऊपर? इंटीग्रिटी ऑफ द मैरिटल यूनियन। जो एक इंटीग्रिटी है, जो बंधन है, विवाह का जो बंधन है, उस पर एक खतरा है एक प्रकार का। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ द पीनल प्रोविजंस। अब देखिए ये थोड़ा सा स्टेटमेंट सही है, इसको आप देख लीजिएगा। मिसयूज ऑफ द पीनल प्रोविजंस, दंडात्मक, पीनल का मतलब होता है दंडात्मक प्रोविजन, दंडात्मक प्रावधान, हिंदी में होगा दंडात्मक प्रावधान। अगर मैं इसको पूरा हिंदी में करता ना आपके सामने तो फिर आज ये आ ही नहीं पाता। दंडात्मक प्रावधान, मेरी भी इंटेलिजेंस देखो, मनीषा से बात करते करते मैंने सारा बना लिया, तो कहती आप डिस्टर्ब हो गए। देखो पीनल प्रोविजंस, तो इसका मिसयूज़ होता है। जैसे दहेज प्रथा आपने देखा होगा, दहेज का कानून बना तो उसका मिसयूज़ भी हुआ, लड़कियों ने कई बार गलत फंसा दिया, और फिर उस पर उस समय जब नियम बना था तो बिना किसी उसके सीधा जो है अंदर कर दिया जाता था पूरे परिवार को लड़के के। तो खराब चीज़ बात है कि कुछ नियम बनते हैं तो उनका मिसयूज़ भी खराब लोग कर ले जाते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है। तो देखिए दो चीज़ें, एक तो क्या होगा कि एक तो जो विवाह व्यवस्था की जो एक यूनियन है, जो इंटीग्रिटी है, वो खतरे में आएगी, और दूसरा इसका मिसयूज़ हो सकता है। ये उसमें आप एक बिंदु कटाक्ष के रूप में डाल सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इट इज़ नॉट रियली ट्रू दैट द प्राइवेट और डोमेस्टिक डोमेन हैज़ ऑलवेज बीन आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ। अब क्या होता है कि दूसरी बात कहते हैं कि भाई ये घरेलू मामला है, ठीक है, कहते हैं हम लोग कि घरेलू मामला है, पति पत्नी का मामला है, इसमें दूसरों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये इसमें कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। पति पत्नी का मामला है, घरेलू मामला है, डोमेस्टिक माने घरेलू। तो कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट रियली ट्रू, ये हमेशा सत्य नहीं है, वास्तविक रूप से सत्य नहीं है कि प्राइवेट यानी निजी या डोमेस्टिक यानी घरेलू, डोमेन यानी क्षेत्र हमेशा जो है कानून के दायरे से बाहर ही रहें। नहीं, ऐसा नहीं। आपने देखा पहले जो हिंसा होती थी घरों में, औरतों की मारपीट की जाती थी, उसके खिलाफ कानून बना। तो अब किसी का पति अगर पत्नी को मारता है या प्रताड़ित करता है किसी भी प्रकार से, शारीरिक या मानसिक, तो अगर वो पुलिस में शिकायत कर दे तो पति को लेने के देने पड़ सकते हैं बड़े आराम से। तो द लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अब जैसे मैंने जो बात बताई, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा, ध्यान से, ऑलरेडी कवर बोथ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, फिजिकल भी आता है और सेक्सुअल अब्यूज़ भी आता है। यदि कोई पति घरेलू रूप से कोई शारीरिक या सेक्सुअल अब्यूज़ करता है तो इसमें लीगल ग्राउंड्स पहले से ही बने हुए हैं हमारे पास में, टू इंटरवीन, हस्तक्षेप करने के लिए। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, हस्तक्षेप। तो कहते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आर्ग्यू दैट अ कंप्लेंट ऑफ मैरिटल रेप विल रियून मैरिज। तो कहते हैं कि इस चीज़ पर आर्ग्यू या बहस करना मुश्किल है, क्या कि अगर मैरिटल रेप की कंप्लेंट करेगी औरत तो इससे जो है मैरिज रियून हो जाएगी, यानी कि जो विवाह है वो टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों भाई? वाइल अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट अ स्पाउस विल नॉट, क्योंकि अभी जब डोमेस्टिक वायलेंस का जो नियम बना था, स्पाउस का मतलब होता पत्नी, तो इसने तो विवाह व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, चल रही है अपनी तरह से, और अब पति या लड़के के जो घर वाले हैं या लड़के हैं जो सामूहिक रूप से प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं इसने विवाह को तोड़ तो नहीं दिया। तो अगर ये नियम भी बन जाएगा तो ये विवाह को तोड़ेगा नहीं, बल्कि पुरुष को उसकी हद में लेकर के आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पुरुष को उसकी अपनी हद में लेकर के आएगा, और स्त्री की स्वीकृति से यही काम होगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष को जबरन ये सब चीज़ें करना पड़े। अब इसमें क्या होता है कि जैसे दो तीन चीज़ें हम लोगों के दिमाग में औरतों को लेकर के चढ़ी हुई हैं। जैसे औरतें खुल करके कुछ नहीं बोलती हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ शर्म और हया की बात शुरू से की जाती रही, तो जो जितनी औरत शर्मीली है या उस तरीके की है उसको उतना ही पाक साफ माना जाता था, और जो वाचाल है या अपनी बात रख लेती है उसको अपवित्र या क्या कह सकते हैं, जितने तरीके के आप ख़राब शब्द प्रयोग मन में ला सको तो आप ले आओ, मैं तो नहीं ला रहा हूँ, खैर। तो इस तरह से माना जाता है। तो कहते हैं कि उनकी जो स्वीकृति होती है वो मौन होती है। अब ठीक है, मौन को अब क्या मानोगे? स्वीकृति है ये? नहीं मान सकते हैं, नहीं, ठीक है, आप काम कर रहे हो, वो विरोध नहीं कर पा रही आपका किसी कारण से, किसी डर के कारण या
समाज के कारण, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसकी स्वीकृति है जब आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो। फिर ये स्वीकृति जो है, अब ये लाइन आप कहीं नोट कर लीजिएगा स्त्रियों के लिए, ये जो स्वीकृति है इसकी इतनी रिपीटेशन होती है कि फिर जो है औरतें इस स्वीकृति को अपनी नियत ही मान लेती हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा लाइन को। मैं जो बोलता हूँ ना ये सब टॉप करा देंगे आपको इंटरव्यू में, इसको अपनी नियत ही मान लेती हैं, अब यही होना है। तो क्या किया जा सकता है भाई? आखिरी लाइन मैंने पिंक कलर से ही लिखी है, लड़कियों वाले, हालांकि रंग पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। इट हैज़ लॉन्ग बीन टाइम टू जेटिसन द नोशन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। बड़ा अच्छी लाइन लिखी है। अब ये समय आ चुका है कि जब हम इस बोझ को उतार दें। जेटिसन माने इस बोझ को उतार फेंकें। अब इस बोझ को उतार फेंकें। द नोशन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट, थोपा हुआ जो कंसेंट है, मतलब थोपी हुई जो स्वीकृति है, जिसको हम कहते हैं ना मौन, कि भाई तुम तो राजी हो, इसमें पूछना क्या है, हम तो जो करना है वो कर ही लेंगे, तुम तो राजी हो, पता नहीं क्यों राजी है, क्या राजी है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, बस अब तुम शादी कर लिए तो अब तुम राजी हो, उसमें कोई बात नहीं है। तो इम्प्लाइड कंसेंट इन मैरिज, द लॉ मस्ट अपहोल्ड द बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ ऑल वीमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। बहुत प्यारी लाइन है, इसको आप अगर लिख करके आओगे ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लास्ट लाइन पर सल्यूट, ये जो आखिरी लाइन है ना ये बहुत अच्छी लिखी है। द लॉ मस्ट अपहोल्ड, ये नियम बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? ताकि ऑटोनॉमी का मतलब होता अधिकार और एकाधिकार, किसको? अपने शरीर पर मिले एकाधिकार। कम से कम औरत को अपने शरीर पर तो अधिकार मिले कि वो जब चाहे कैसे चाहे उसका प्रयोग करना चाहती है कि नहीं चाहती है, किसके लिए करना चाहिए चाहती है, कब करना चाहती है, उस पर तो कम से कम उसका आत्मा का हनन आप स्त्री का कर ही लेते हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आत्मा की तो शुरू से ही हनन होता है औरतों का, इसलिए औरतें मैंने कहा था झूठ बोलती हैं। आत्मा का हनन होता है औरतों का हमेशा, उन्हीं का बलिदान भी दिया जाता है हमेशा। आत्मा का हनन होता है, वो बोल नहीं पाती हैं, अगर वो बोलेंगी तो उनको तमाम तरीके के खराब लांछन लगाए जाएंगे, तो इसलिए वो चुप रहती हैं। तो शरीर पर भी उनकी अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, उसका भी अधिकारी दूसरा है। तो आत्मा गई, मन गया, तो तीन ही चीज़ें होती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आत्मा गई, मन भी गया और तन भी गया। तो कम से कम जो बॉडी है उसके ऊपर कम से कम स्त्री को ऑटोनॉमी मिलेगी ऑफ ऑल वुमेन, सबके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाह के उपरांत भी, ये नहीं है कि विवाह हो गया तब ये होना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें ज़रूरत की ज़रूरत है कि भाई औरत चाहती है कि नहीं। अब विवाह हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही होता रहे, मर्जी है। तो एक क्रांतिकारी लेख है, आपको हो सकता है हजम ना हो, कोई बात नहीं है, तो मैंने बोला है और मैं तो बोलता रहूँगा, आगे भी बोलूँगा और हमेशा बोलता रहूँगा, शुरू से बोलता रहा हूँ। आई डोंट केयर कि बाकी लोग क्या सोचते हैं इस संबंध में। तो एक प्रश्न भी मैं आपको चर्चा के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर, जो सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है अबाउट 200 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, और वो है, क्या अब समय आ गया है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर देना चाहिए? विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार पसंद, मेरे विचार ही हैं, लेख में थे, अच्छी बात है, लेख में भी थे मेरे विचार, ये बहुत ज़माने से रहे हैं, आज के नहीं हैं, तो आपको पसंद आया होगा। और सुधी बनिए, प्रगतिशील बनिए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए अपनी एजुकेशन से पूरी दुनिया में, बस यही मैं चाहता हूँ। इसके साथ धन्यवाद।